नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व ला रहा हूँ, जो कि आपका वर्क लाइनर है। और ये किताब महेश बर्नवाल की है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 40। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 40 पढ़ेंगे, अध्याय 40 पढ़ेंगे, जिसका नाम है 1857 ईस्वी या 1857 क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियों और प्रशासन। तो 1857 के बाद ब्रिटिश ने कैसे अपने जो है शासन में बदलाव किया, क्यों बदलाव किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 40 को, अध्याय 40 को। तो इसका भी आपका कम से 2 से 3 पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, 3 भाग में इसका आपको वीडियो मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ वीडियो को। तो सबसे देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है थ्योरी पार्ट से। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचल दिए जाने के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास का एक नया दौर आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत भारत के प्रशासन में कंपनी की भूमिका को समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। और परिणाम स्वरूप भारत के प्रति ब्रिटिश नीति और प्रशासनिक व्यवस्था और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1858 ईस्वी का एक्ट और इंग्लैंड की महारानी की घोषणा। तो अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद ने एक अधिनियम एक्ट पास किया। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश शासक के नियंत्रण में दे दिया। और इस समय विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री भारत सलाह सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो भारत सरकार का उत्तरदायित्व संभालता था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के लिए सर्वोच्च सत्ता बन गई थी। भारत का प्रथम राज सचिव जो आपका था चार्ल्स वुड था। तो भारत का प्रथम राज सचिव चार्ल्स वुड बना और भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। और वायसराय का अर्थ होता है राज मुकुट, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। तो भारत का प्रथम राज सचिव चार्ल्स वुड बना और भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। और वायसराय का अर्थ होता है राज मुकुट, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। महारानी विक्टोरिया ने एक राजज्ञा जारी की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगाया और उसमें महारानी की राजज्ञा पढ़कर सुनाई, जिसमें घोषणा की गई थी भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा अब अंग्रेजी राज्य में नए क्षेत्र शामिल नहीं किए जाएंगे। तो महारानी विक्टोरिया ने एक राजज्ञा जारी की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को जो है इलाहाबाद में एक दरबार लगाया और उसमें महारानी की राजज्ञा पढ़कर सुनाई, जिसमें घोषणा की गई कि भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा अंग्रेजी राज्य में नए क्षेत्र शामिल नहीं किए जाएंगे। घोषणा में यह भी वादा किया गया कि लोगों के पुराने अधिकारों व रीति रिवाजों को उचित सम्मान दिया जाएगा तथा न्याय व प्रशासनिक सेवाओं में उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। जहां एक और जो है घोषित किया गया कि राजाओं को सुरक्षा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मध्य वर्ग के लिए तरक्की के रास्ते खोलने का भी आश्वासन दिया गया। तो जहां एक और यह घोषित किया गया कि राजाओं को सुरक्षा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मध्यम वर्ग के लिए तरक्की के रास्ते खोलने के भी आश्वासन दिए गए थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया और जिससे 1784 ईस्वी से भारत में चला आ रहा दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, जिससे 1784 ईस्वी से भारत में चला आ रहा दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है, 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटेन के हितों के सामने भारत के हित और अधिक गौण हो गए। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में ब्रिटिश उद्योगपति सबसे प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरे थे। तो 1858 ईस्वी के पश्चात ब्रिटेन के हितों के सामने भारत के हित गौण और अधिक गौण हो गए। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में ब्रिटिश उद्योगपति सबसे प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरे। विश्व के अन्य भागों में, विशेषकर अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य का अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से भी संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में ब्रिटेन के आर्थिक हितों के लिए भारत का इस्तेमाल किया गया था। तो विश्व के अन्य भागों में, विशेषकर अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य का अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से भी संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में ब्रिटेन के आर्थिक हितों के लिए जो है भारत का इस्तेमाल किया गया। विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए भारतीय साधनों का उपयोग किया गया। अन्य देशों के साथ युद्धों में भी ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया गया, जिसमें भारी मात्रा में व्यय हुआ।
तो विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए भारतीय साधनों का उपयोग किया गया और अन्य देशों के साथ युद्धों में भी ब्रिटेन के द्वारा भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया गया, जिसमें भारी मात्रा में व्यय हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लैंड से वह भारतीय सरकार पर नियंत्रण। तो आपका इंग्लैंड से भारतीय सरकार पर नियंत्रण कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इसको हम आगे पढ़ रहे हैं आप लोग। तो भारत सचिव को भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी और ब्रिटिश सरकार के इन अन्य मंत्रियों की तरह वह केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव को भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ब्रिटिश सरकार के अन्य मंत्रियों की तरह वह केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक इंडियन काउंसिल भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य 8 क्राउन से व 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक इंडियन काउंसिल भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य आपके 8 क्राउन से और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए। 1857 ईस्वी तक गवर्नर जनरल इंग्लैंड में निर्धारित नीतियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेकर काम करता था। तो आपका 1857 ईस्वी तक गवर्नर जनरल इंग्लैंड में निर्धारित नीतियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेकर काम करता था। 1870 ईस्वी में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राफ संपर्क स्थापित हो गया और इससे संचार व्यवस्था सुगम हो गई। अब भारत सरकार और भारत सचिव के मध्य दैनिक विचार विमर्श संभव हो गया। तो 1870 ईस्वी में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राफ संपर्क स्थापित हो गया, इससे संचार व्यवस्था सुगम हो गई। अब भारत सरकार और भारत सचिव के मध्य दैनिक विचार विमर्श संभव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, भाप के इंजनों से चलने वाले जहाजों ने इंग्लैंड और भारत के बीच की यात्रा का समय कम कर दिया। तो भाप के इंजनों से चलने वाले जहाजों ने इंग्लैंड और भारत के बीच की यात्रा का समय कम कर दिया। 1869 ईस्वी में सेज नहर खुल जाने से भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए और इससे इंग्लैंड और भारत के बीच की दूरी अत्यधिक कम हो गई। तो 1869 ईस्वी में सेज नहर खुल जाने से भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए और इससे इंग्लैंड और भारत के बीच दूरी अत्यधिक कम हो गई। अब भारत सचिव को भारत के बारे में अद्यतन सूचनाएं मिलने लगी। भारत का प्रशासन अब उसकी प्रत्यक्ष देखरेख में आ गया। भारत सचिव भारतीय जनता के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं था। यहाँ तक कि भारत का गवर्नर जनरल भी व्यवहार में महज एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। ठीक है। तो अब भारत सचिव को भारत के बारे में अद्यतन सूचनाएं मिलने लगी। भारत का प्रशासन अब उसकी प्रत्यक्ष देख में आ गया और भारत सचिव भारतीय जनता के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं थी। यहाँ तक कि भारत का गवर्नर जनरल भी व्यवहार में महज एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। नेक्स्ट आपका है, ब्रिटिश सरकार को होम गवर्नमेंट स्वदेश सरकार कहा जाने लगा और भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार के हित सर्वोपरि हो गए और ब्रिटिश सरकार के हितों को वे लोग निर्धारित करने लगे। तो ब्रिटिश सरकार को होम गवर्नमेंट स्वदेश सरकार कहा जाने लगा और भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार के हित सर्वोपरि हो गए और ब्रिटिश सरकार के हितों को वे लोग निर्धारित करने लगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत सरकार। तो नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के हाथों में था। परिषद में गवर्नर जनरल, 4 सामान्य सदस्य और मुख्य सेनापति शामिल थे, जिसे कार्यकारी परिषद कहा जाता था। ठीक है। कानून बनाने के लिए एक विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो कानून बनाने के लिए एक विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त 6 सदस्य और थे। और 1861 ईस्वी में बने एक कानून के तहत कार्यकारी परिषद के समान सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वां सदस्य विधिवेता था। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, परिषद में गवर्नर जनरल, 4 समान सदस्य और मुख्य सेनापति शामिल थे, जिसे कार्यकारी परिषद कहा जाता था। और कानून बनाने के लिए एक विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त 6 सदस्य और थे। 1861 ईस्वी में बने इस एक कानून के तहत कार्यकारी परिषद के समान सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वां सदस्य विधिवेता था। ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। कभी कभी ब्रिटिश शासन में निष्ठावान भारतीयों को इस परिषद में मनोनीत किया जाता था। ये भारतीय प्राय राजा, जमींदार या धनी व्यापारी होते थे। तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई और कभी कभी ब्रिटिश शासन में निष्ठावान भारतीयों को इस परिषद में मनोनीत किया जाता था, जो भारतीय प्राय राजा, जमींदार या धनी व्यापारी होते थे।
विधान परिषद द्वारा कानून बनाने के अधिकार अत्यंत सीमित है। काउंसिल के सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। ठीक है, तो विधान परिषद द्वारा कानून बनाने के अधिकार अत्यंत सीमित है। काउंसिल के सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। 1861 ईस्वी के कानून के तहत प्रांतीय प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन हुए और बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांत को प्रशासन गवर्नर और 3 सदस्यों की कार्यकारी परिषद की देखती थी। 1861 ईस्वी के कानून के तहत प्रांतीय प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन हुए। बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों का प्रशासन गवर्नर और 3 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद देखती थी। प्रांतों के लिए स्वतंत्र विधान परिषद बनाई गई। तो प्रांतों के लिए स्वतंत्र विधान परिषद बनाई गई। ऐसी प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधिक 4 से 8 सदस्य अतिरिक्त होते थे। तो प्रांतों के लिए स्वतंत्र विधान परिषदें बनाई गई और ऐसी प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारिणी परिषदों के सदस्यों के अतिरिक्त 4 से 8 सदस्य अतिरिक्त होते थे। इन प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार केंद्रीय विधान परिषदों के अधिकारों से अधिक सीमित थे। तो इन प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार जो है केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों से अधिक सीमित थे। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। तो केंद्रीय विधान परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट नामक कानून पास किया। इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और इस कानून के ने कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चयन की मंजूरी दे दी। तो 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट नामक कानून पास किया। इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और इस कानून ने कुछ सदस्यों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से चयन की मंजूरी दे दी। विधान परिषदों को कुछ अधिक अधिकार दिए गए। सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिए गए। तो विधान परिषदों को कुछ अधिक अधिकार दिए गए। सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने के अधिकार दिए गए। विधान परिषदों की स्थापना के बाद भी सरकार व्यवहार में निरंकुश बनी रही, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटेन के आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा एवं उसमें वृद्धि करना था। तो विधान परिषदों की स्थापना के बाद भी सरकार व्यवहार में निरंकुश बनी रही, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटेन के आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा एवं उसमें वृद्धि करना था। ठीक है, भारत सरकार ने ब्रिटिश व्यापारियों, उद्योगपतियों, बागान मालिकों, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों आदि के हितों की रक्षा की। भारत सरकार के संचालन में भारतीय जनता का कोई दखल नहीं था और न ही भारतीय सरकार उसके हितों का कोई ध्यान रखती थी। ठीक है, तो भारत सरकार ने ब्रिटिश व्यापारियों, उद्योगपतियों, बागान मालिकों, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों आदि के हितों की रक्षा की। भारत सरकार के संचालन में भारतीय जनता का कोई दखल नहीं था और न ही भारत सरकार उसके हितों का कोई ध्यान रखती थी। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। तो 1687 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर मद्रास में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन हुआ। तो 1687 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर मद्रास में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन हुआ और 1842 ईस्वी में बंगाल अधिनियम के द्वारा बंगाल में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का गठन हुआ। 1842 ईस्वी में बंगाल अधिनियम के द्वारा बंगाल में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का गठन हुआ। 1850 ईस्वी में भारत के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तथा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए कुछ मदद निर्धारित की गई। रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का जनक कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य के विषय के अंतर्गत शामिल कर दिया गया तथा इसे हस्तांतरित विषय बना दिया गया। ठीक है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य के विषय के अंतर्गत शामिल कर दिया गया और तथा इसे हस्तांतरित विषय माना गया। ठीक है, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद स्थानीय शासन की ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्था निष्क्रिय हो गई थी। स्थानीय महत्व के मामले जैसे सफाई, सड़कों पर प्रकाश, पेयजल की आपूर्ति आदि पर बहुत कम ध्यान दिया गया। तो भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद स्थानीय शासन की ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्था निष्क्रिय हो गई थी और स्थानीय महत्व के मामलों जैसे सफाई, सड़कों पर प्रकाश, पेयजल की आपूर्ति आदि पर बहुत कम ध्यान दिया गया। 1857 ईस्वी के बाद शहरों के लिए नगर पालिकाएं बनने लगी और इन नगर पालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण क्षेत्रों में जिला बोर्डों का गठन किया। 1857 ईस्वी के बाद शहरों के लिए नगर पालिकाएं बनने लगी और इन नगर पालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण क्षेत्र में जिला बोर्डों का गठन किया था।
नेक्स्ट आपका है वित्तीय प्रशासन। तो सन 1857 ईस्वी के बाद वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। पहले बजट की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सन 1857 के बाद वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। पहले बजट की कोई व्यवस्था नहीं थी। बजट में सरकार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय का, विभिन्न मदों में होने वाले खर्च का अनुमानित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बजट में सरकार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय का, विभिन्न मदों में होने वाले खर्च का अनुमानित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता था। सरकारी आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी तथा प्रत्येक स्रोत से होने वाली अनुमानित आय का ब्यौरा तैयार किया गया। सन 1860 में विल्सन द्वारा पहली बार आयकर लगाया गया और बजट प्रस्तुत किया गया। सन 1860 ईस्वी में विल्सन द्वारा पहली बार आयकर लगाया गया और बजट प्रस्तुत किया गया। डाकघरों, रेलवे, अफीम, नमक की बिक्री और चंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया। तो डाकघरों, रेलवे, अफीम, नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के सुरक्षित रखा गया। भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य बांटा गया था। तो भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य बांटा गया। सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास किए गए। तो सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास किए गए। अफीम, नमक के उत्पादन एवं और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। तो सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास किए गए। अफीम एवं नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए मुद्रांक शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, नमक कर लगाया गया। तो अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए मुद्रांक शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, नमक कर लगाया गया। व्यापारिक लेन देन पर ऐसे ही मुद्रांक शुल्क लगाए गए। स्थानीय उद्योगों के विकास, इसलिए विदेशों से आयातित वस्तुओं पर चूंगी लगाई जाती थी। चूंगी लगाने के कारण इंग्लैंड में उत्पादित वस्तु की, विशेषकर सूती कपड़े की बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव के कारण 1882 ईस्वी में चूंगी समाप्त कर दी गई, परंतु राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए 1897 ईस्वी में पुनः चूंगी लगा दी गई। 1860 ईस्वी में आयकर भी लगाया गया था, परंतु बाद में इसे भी समाप्त कर दिया गया था। तो ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव के कारण 1882 ईस्वी में चूंगी समाप्त कर दी गई थी, परंतु राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए 1857 ईस्वी में पुनः चूंगी लगा दी गई थी। 1860 ईस्वी में आयकर भी लगाया गया, परंतु इस बाद में इसे भी समाप्त कर दिया गया था। सेना का पुनर्गठन। तो आपका सेना का पुनर्गठन क्या है? तो विद्रोह पुनः न हो इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया। पहले बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थी। प्रत्येक प्रांत की सेना में भारतीय सैनिक कंपनी द्वारा भर्ती किए गए यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ियों तथा ब्रिटिश सैनिकों और ब्रिटिश सेना का इकाइयों को मिला दिया गया था। ठीक है, तो प्रत्येक प्रांत की सेना में भारतीय सैनिक कंपनी द्वारा भर्ती किए गए यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ियों तथा ब्रिटिश सैनिकों और ब्रिटिश सेना की इकाइयों को मिला दिया गया। 1859 ईस्वी में 1859 ईस्वी में प्रांतों की पृथक सेनाओं का एकीकरण किया गया तथा भारत में ब्रिटिश सरकार की समस्त सेना को एक सेनाध्यक्ष का नियंत्रण में लाया गया। तो 1859 ईस्वी में प्रांतों की पृथक सेनाओं का एकीकरण किया गया तथा भारत में ब्रिटिश सरकार की समस्त सेना को एक सेनाध्यक्ष के नियंत्रण में लाया गया। ठीक है, भारतीय सैनिकों को तोपखानों और शस्त्रागारों से अलग रखने का निर्णय लिया गया। तो भारतीय सैनिकों को तोपखाने और शस्त्रागारों से अलग रखने का निर्णय लिया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई और भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया। बाद में इसे बढ़ाकर 5:2 कर दिया गया। तो भारतीय सैनिकों को तोपखाने और शस्त्रागारों से अलग रखने का निर्णय लिया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया। बाद में इसे बढ़ाकर 5:2 कर दिया गया। यह व्यवस्था 1914 में प्रथम महायुद्ध प्रारंभ होने तक कायम रही। अपनी स्थिति को अधिक मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। विभिन्न जातियों, क्षेत्रीयताओं आदि के आधार पर रेजिमेंट का गठन किया गया। अंग्रेजों ने अपनी भारतीय सेना का उपयोग जो है भारत में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए भी किया था। नेक्स्ट आपका सिविल सर्विस। 1858 के बाद क्या है? 1853 अधिनियम के द्वारा सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया। तो 1853 ईस्वी के अधिनियम के बाद सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया। 1859 ईस्वी में परीक्षा के लिए आवश्यक अधिकतम आयु कम करके 22 वर्ष कर दिया गया, जिसे घटाकर 1877 ईस्वी में लिटन ने 19 वर्ष कर दिया था।
तो 1859 ईस्वी में परीक्षा के लिए आवश्यक अधिकतम आयु का कम करके 22 वर्ष कर दिया गया, जिसे घटाकर 1877 में ब्रिटेन ने 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, कर दिया। लॉर्ड डफरिन ने 1886 ईस्वी में चार्ल्स एचिंसन के अधीन सिविल सेवा पर एक कमीशन का गठन किया और इसे एचिंसन कमीशन के नाम से जाना जाता है, और इसने प्रांतीय सिविल सेवा का अनुशंसा किया था। तो लॉर्ड डफरिन ने 1886 ईस्वी में चार्ल्स एचिंसन के अधीन सिविल सेवा पर एक कमीशन का गठन किया और इसे एचिंसन कमीशन के नाम से जाना जाता है, और इसने प्रांतीय सिविल सेवा की अनुशंसा किया था। ठीक है। 1853 ईस्वी में सिविल सर्विस के सदस्यों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए होने लगी थी, और ये परीक्षाएं इंग्लैंड में होती थी तथा परीक्षाएं अंग्रेजी में होती थी। 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक विधेयक पारित किया, और जिसके अनुसार यह प्रावधान लाया गया कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह पर सिविल सेवा परीक्षा साथ साथ होगी। 1912 ईस्वी में सिविल सेवा पर लिंकन कमीशन का गठन किया गया और इसे रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1912 ईस्वी में सिविल सेवा पर लिंकन कमीशन का गठन किया गया और इसे रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1923 ईस्वी में लॉर्ड डी के अधीन रॉयल कमीशन का गठन किया गया और इसने लोक सेवा आयोग के गठन का अनुशंसा किया था। तो 1923 ईस्वी में लॉर्ड ली के अधीन रॉयल कमीशन का गठन किया गया और इसके लोक सेवा आयोग के गठन का अनुशंसा किया। ठीक है। 1925 में 5 सदस्यीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1925 में 5 सदस्यीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। महारानी की घोषणा में कहा गया था कि सिविल सर्विस में प्रवेश पाने के लिए भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे, परंतु वास्तव में सिविल सर्विस पर अंग्रेजों का ही एकाधिकार बना रहा। कई गवर्नर जनरलों ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि भारतीयों को उस पद पर नौकरियां नहीं दी जाए। शिक्षित भारतीयों द्वारा मांग की गई कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयु की सीमा बढ़ा दी जाए। ये परीक्षाएं इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ हो, परंतु ब्रिटिश सरकार और गवर्नर जनरलों सहित बड़े अंग्रेज अफसर भारतीयों को पसंद नहीं करते थे। वे नहीं चाहते थे कि शिक्षित भारतीय अपने को अंग्रेजों के बराबर समझे। ब्रिटिश शासन की सभी जगह यह एक विशेषता होती है कि विदेशी शासक स्थानीय जनता से अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, वह स्वयं को उन पर शासन का अधिकार मानते हैं। सरकार की नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में ब्रिटिश सिविल सर्विस के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके कारण वे अपने अनुसार नीतियां बनाते थे। 1883 ईस्वी में गवर्नर जनरल दीपन के समय में एक विधेयक पेश किया गया। 1883 ईस्वी में गवर्नर जनरल दीपन के समय में एक विधेयक पेश किया गया, जिसके जरिए भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच भेद समाप्त कर दिया गया और इसे इल्बर्ट विधेयक कहते हैं। तो 1883 ईस्वी में गवर्नर जनरल दीपन के समय में एक विधेयक पेश किया गया, जिसके जरिए भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच का भेद समाप्त कर दिया गया और इसे इल्बर्ट विधेयक कहते हैं। ठीक है। तो 1883 ईस्वी में गवर्नर जनरल दीपन के समय में एक विधेयक पेश किया गया, जिसके जरिए भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच का भेद समाप्त कर दिया और इसे इल्बर्ट विधेयक कहते हैं। इस विधेयक में कहा गया कि भारतीय जज भी मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आने पर यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मुकदमा की सुनवाई कर सकता है। सिविल सर्विस के लोगों ने और यूरोपीय लोगों ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया तथा विवश होकर सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा। सन 1879 में एक नई प्रशासकीय सेवा आयोग बना, जिसमें प्रत्येक वर्ष कुछ भारतीय भर्ती किए जा सकते थे, परंतु नियुक्ति प्रतियोगिता के आधार पर नहीं होती थी। इस सेवा के लिए उन भारतीय परिवारों से भर्ती की जाती थी जिन्हें अंग्रेज अच्छा समझते थे, और भर्ती समाज के ऊंचे वर्गों से की जाती थी जो ब्रिटिश शासक के समर्थक थे। तो सन 1879 ईस्वी में एक नई प्रशासकीय सेवा आयोग बना, जिसमें प्रत्येक वर्ष कुछ भारतीय भर्ती किए जा सकते थे। ठीक है। 1886 ईस्वी के बाद विभिन्न प्रकार की 3 सेवाएं बनी, और उनमें एक पुरानी सिविल सर्विस थी, जिसे इंडियन सिविल सर्विस ICS का नाम दिया गया। तो 1886 ईस्वी के बाद विभिन्न प्रकार की 3 सेवाएं बनी, उसमें एक पुरानी सिविल सर्विस थी और जिसे इंडियन सिविल सर्विस ICS का नाम दिया गया। ठीक है। प्रांतों के लिए भी सिविल सर्विस बनी, इसे प्रांतों के आधार पर नाम दिया गया, जैसे बंगाल सिविल सर्विस। प्रांतों के लिए भी सिविल सर्विस बनी, इसे प्रांतों के आधार पर नाम दिया गया, जैसे बंगाल सिविल सर्विस। और इसके अतिरिक्त पेशेवर कामों के लिए भी सेवा का संगठन हुआ। उदाहरण के लिए एजुकेशनल सर्विस, शिक्षा सेवा। तो इसके लिए अतिरिक्त पेशेवर कामों के लिए भी सेवा का गठन हुआ। उदाहरण के लिए एजुकेशनल सर्विस, शिक्षा सेवा। ठीक है। तो प्रांतों के लिए भी सिविल सर्विस बनी, इससे प्रांतों के आधार पर नाम दिया गया, जैसे बंगाल सिविल सर्विस। 1886 ईस्वी के बाद विभिन्न प्रकार के 3 सेवाएं बनी, उनमें एक पुरानी सिविल सर्विस थी, जिसे इंडियन सिविल सर्विस ICS का नाम दिया गया था।
तो आज का वीडियो आप यहीं पर रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।